बहरहाल मैं कुछ मौलिक सवालों पे पूरी दुनिया में कोरोना पैंडेमिक के बाद एक अद्भुत किस्म के डीपॉलिटिसाइजेशन की वकालत हुई। डीपॉलिटिसाइजेशन को नाम दिया गया कि कोरोना कंसेंसस। कोरोना कंसेंसस का मतलब था कि हम अपनी तमाम गतिविधियों को ठप कर देंगे और अलग-अलग मुल्कों में जो वहाँ की सरकारें हैं, चाहे बैलेट बॉक्स से आई हैं या आसमान से उतरी हैं, वो उन तमाम सरकारों के पक्ष में वहाँ के जो भी विपक्ष है, सिविल सोसाइटी है, वो खड़े हो जाएँगे। ऐसा हुआ भी, दुनिया के अनेक मुल्कों में हुआ, अपने मुल्क में भी हुआ। और आप अगर गौर करें, तो हम में से अधिकांश लोगों को जब प्रधानमंत्री जी पहले लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के लिए जिसमें 4 घंटे का उन्होंने इतने बड़े मुल्क को वक़्त दिया, तो उन्होंने चंद बातें कही थी। अ, और मैं समझता हूँ कि उन बातों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, सबका ज़िक्र हुआ। लेकिन सबसे बड़े समूह जो हाशिए के समूह हैं, उनका कोई ज़िक्र नहीं हुआ। दूसरे लॉकडाउन में भी नहीं हुआ। दूसरे से तीसरे लॉकडाउन के बीच में जब हमने वो डरावनी छवियाँ देखी, सूटकेस पे बच्चा लेट के जा रहा है, ट्रैक पे लोगों की मौत हो रही है और सीमेंट और गिट्टी बनाने वाली मशीन के अंदर लोग घुस करके अपने-अपने राज्यों पे जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं। तो अचानक से उस कोरोना कंसेंसस नाम की चीज़ जो डीपॉलिटिसाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट थी, कई लोगों को लगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए। वो चैलेंज अभी भी बहुत जो कहिएगा विशद है, वो नहीं है, लेकिन वो चैलेंज होना थोड़ा शुरू हुआ। अब ये कोरोना कंसेंसस जब डीपॉलिटिसाइजेशन करता है और करने की कोशिश करता है, आप और हम स्मरण करें कि मार्च के तीसरे हफ्ते से पहले जब ये कोरोना की बहुत चर्चा हुई, लॉकडाउन हुआ, उससे पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे थे। एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, दलित आदिवासी समूहों के आंदोलन चल रहे थे, कई तरह के हकूक के आंदोलन चल रहे थे, किसानों के आंदोलन की चर्चा जोर पकड़ रही थी। अचानक में जब ये कोरोना कंसेंसस और पेंडेमिक आया, तो सब कुछ लगभग ठप सा हो गया। अब इस ठप से क्या सबसे बड़ा नुकसान हुआ? क्योंकि हम सब चुप हो गए। हर सिविल सोसाइटी को लगा कि अभी सबसे फौरी तौर पे जरूरत है कि सरकार के पक्ष में खड़ा हो, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि सर क्राइसिस में अ, सरकार ऑल्टरनेटिव नैरेटिव को कहती है कि ये नैरेटिव जो है वो फलाना विरोधी है, चिलाना विरोधी है और एक लेवल पर वो नैरेटिव जो सरकार परोसने की कोशिश करती है सिर्फ अपने देश में। एक ये ग्लोबल ट्रेंड है, तो हम उसको उसको मानने को बाध्य किए जाते हैं। अब आइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, खास करके युवाओं के संदर्भ में। मैं बाकी बातें बाद में करूँगा। एक मुल्क में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे खोले जा सकते हैं, मॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ जो नहीं खोली जाएगी, वो है संसद और विश्वविद्यालय। अब ये गौर करने की बात है कि ये दोनों स्पेस, इनका कैरेक्टर क्या है? विश्वविद्यालय और संसद विमर्श की जगह है। नॉलेज प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है। अगर हम नॉलेज रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को हॉल्ट करते हैं, तो आप वैकल्पिक सोच को हॉल्ट करते हैं। हमने 4 महीने, साढ़े 4 महीने गवा दिए। संसद का भी वही हाल है। जिस तरह की चीजें सरहद और देश के हदों में हो रही हैं, कई तरह की एनोमलीज हैं, कई तरह के विरोधाभास हैं, लगातार एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं। आप सब साथी, मैं आपसे कहूं कि आप वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी तब फंक्शन करती है जब लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बेहतर हो। हमारे यहां बीते 5 महीनों में लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी नहीं हुई। क्या-क्या निर्णय हुए? ये हम सब के लिए चिंता का विषय होगा। एक मुल्क के रूप में दलों के दायरों को छोड़ दीजिए। ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जो भी मंजिलें हासिल की थी, एक झटके में उनको खत्म करने की बात हो रही है। चाहे वर्किंग आवर्स का मामला हो, वर्कर्स सेफ्टी का मामला हो, वेजेस का मामला हो और ना जाने कितनी और चीजें। मैं तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाली बात पे बाद में आऊंगा। उसी तरह आप देखिए, जैसे एक छोटा उदाहरण मैं लेता हूं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं उस विश्वविद्यालय से हूं, मैं जानता हूं।
मेरे विश्वविद्यालय की कैपेसिटी नहीं है ऑनलाइन एक क्लास बिना डिस्टरबेंस के कंडक्ट कर लेने की। और एक क्लास जो कि मुश्किल से 100 लोग, 150 लोग, 200 लोगों की होगी, वो हजारों हजार छात्र के ऑनलाइन एग्जाम को लेने को आमादा है। कल मॉक टेस्ट में जो हालत हुई हम सब ने देखा। मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन कई साथी मिलकर के हम लोग कह रहे हैं कि ये डिजिटल एक्सेस का भी मामला है। कई लोगों ने के पास छोटे फोन है, या उनको छोड़ दीजिए जो अभी बिहार में है या पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा के किसी गांव में, तो आप डिजिटल एक्सेस में हिंदुस्तान की मौजूदा हालत क्या है, आप उसका अनुमान नहीं लगा रहे हैं। इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आपकी समझ में एक रिचुअल को अंजाम देना है। आपने इस पूरे एक हठधर्मिता के रूप में इसको रख दिया है। मैं ये अलग अलग हलकों के उदाहरण आपसे इसलिए दे रहा हूं कि कोरोना के काल में क्योंकि फिजिकली हम सब कहीं इकट्ठा होकर के नहीं कर सकते, तो इस दौर में एग्जीक्यूटिव ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जहां आपके पास चैलेंज करने के विकल्प नहीं छोड़े। अब चैलेंज कहां करिएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके पास जगह नहीं है। कई दोस्त कहते हैं आप लोग बोलते क्यों नहीं है? बोले कहां बोले? कौन हमारे पास कैमरा लेके आ जाएगा कि नहीं आपने सरकार के विरोध में ये बहुत अच्छी बात कही? मैंने लगातार बीते दिनों में कहा है, जब चाइना को लेके बात हो रही थी, मैंने कहा कि यही मुल्क था 1962, युद्ध के मध्य संसद का सत्र बैठा, संसद के अंदर और बाहर स्लोगन लगा करता था, घर का दुश्मन घर में बैठा बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। आज मैं कह सकता हूं क्या प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के? काम शाम तक लिंच कर दिए जाएंगे, मैं और आप, कोई भी, मेरे लिखने से और आपको मेरे लिखने को प्रमोट करने से। तो ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के सूचकांक का भी संकेत है। बहरहाल मैं जो बात कहना चाह रहा था कि ये सारी चीजें हैं। अब जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। आर्बिट्ररी डिसीजंस कभी हॉल्ट किया जा रहा है, कभी फलानी डेट्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, कभी किया जा रहा है कि ये। उसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करिए, बीते 3 दिनों में रेलवे की अधिकांश वैकेंसीज को खत्म कर दिया गया, इवन उन वैकेंसीज को जिनके विज्ञापन निकल गए थे। कहां विरोध करेंगे? सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक। सरकार को कोई मतलब नहीं है। समृद्धि के 5 टापू के सरोकार पर चल रही है, देशभक्ति ऊपर से नीचे बहाई जा रही है, जिसका देश से कोई ताल्लुक नहीं है, भक्ति से ताल्लुक जरूर है। देश से ताल्लुक होता तो एक व्यवस्था, जो लगातार लोग कहते हैं कि देश और देश की सरकार एक नहीं होती, 1962 में भी एक नहीं थी, 65 में एक नहीं थी, 71 में एक नहीं थी, और आज भी एक नहीं है। लेकिन आज ये कहना कि देश और देश की सरकार एक नहीं है, ये अपने आप में देश विरोधी हो गया। ऐसे में हमारे आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक प्राइवेट स्पेस सा बचा है सोशल मीडिया पे, उसका हम कितना यूज कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। अब आइए कि युवाओं के सामने एक और जो चैलेंज, रोजगार की बात मैं छोड़ दे रहा हूं, नॉलेज रिप्रोडक्शन की बात मैंने कही, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आपकी आवाज खत्म की जा रही है। पहले तो आपको तोड़ा जा रहा है, कई हिस्सों में आपको बांटा जा रहा है, और हम सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्योंकि हम उस बंटवारे की के व्याकरण को नहीं समझ रहे हैं। कभी इस नाम पर, कभी उस नाम पर, कभी फलाने नाम पर, कभी ढिमकाने नाम पर। अब भर लीजिए, ये जितने मैंने गैप छोड़े हैं, कभी धर्म भर लीजिए, कभी जाति भर लीजिए, कभी समुदाय भर लीजिए, कभी राज्य भर लीजिए, कभी क्षेत्र भर लीजिए। नतीजे में क्या हो रहा है? मैं फिर से उदाहरण दूं, एंटी सीए प्रोटेस्ट, आप में से बहुत लोग होंगे, मैं भी था, क्योंकि मुझको मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा पहला प्रोटेस्ट देखा था जिसमें संविधान लोग हाथ में लेके जा रहे थे। कुछ और भी हो सकता था, किसी नेता की तस्वीर नहीं थी, अगर थी भी तो बापू और अंबेडकर के अलावा किसी की तस्वीर नहीं थी। तो ऐसे दौर में जहां बाबा साहब की तस्वीर लेकर के चलने वाला आंदोलन, महात्मा गांधी की तस्वीर को लेकर चलने वाला आंदोलन, संविधान को लेकर चलने वाला आंदोलन, आप उसको डील नहीं कर पा रहे थे। मैंने सदन के अंदर कहा था कि मुगालते में ना रहिए, विपक्षी दलों ने यह पैदा नहीं किया, इतनी औकात होती तो हम सरकार में होते, उतनी हमारी औकात ही नहीं है, हम में उतनी ताकत नहीं है, होगी जब होगी तब देखेंगे, अभी नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था। अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट को कैसे डील कर रहे हैं?
देखिए, बड़ी आसानी से मेरे सामने मीडिया वाले आते हैं और कहते हैं एंटी सीए प्रोटेस्ट से दिल्ली वायलेंस। दो अलग चीजें हैं। एंटी सीए प्रोटेस्ट तो पूरे देश में हुआ। मेरे गांव, मेरे मेरे अपने गांव, जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वहां इस तरह का प्रोटेस्ट होगा, मैंने वहां देखा। छोटे छोटे गांव, वहां लोग संविधान देखने लगे। मैंने कोई आकलन नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में संविधान की बिक्री बहुत हुई होगी। हर कोई चाहता होगा कि एक प्रति रख लूं, न जाने कहां गुम हो जाए आगे चलकर। उसमें जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, साथियों, धाराएं यूएपीए की लगाई गई, और वो एक इतनी गंभीर धारा है कि हो सकता है इंसान बीसों बरस जेल में सड़ा दिया जाए। 21वें साल में किसी जज साहब की नजरें इनायत होगी तो कहा जाएगा ही इज एक्यूटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रूफ एंड एविडेंस। 21 साल वापस होंगे। यहां तो 4 महीने 5 महीने जो कोरोना में गए हैं, वो लग रहा है कि ये साल कैसे चला गया। कुछ सृजनात्मक हम नहीं कर पाए, ये सोचा था वो सोचा था नहीं कर पाए। ये हम आप सबकी जिंदगी का मसला है। तो मेरा सीधे तौर पे ये कहना है, इसने हम आपसे बहुत बड़ी एक चीज छीन ली। एक अथॉरिटेरियन फ्रेमवर्क इवॉल्व हो रहा है। मैंने कल एक बात कही थी, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। कल मैंने कहा था कि मैंने उस दौर को पढ़ा है और जाना है, उस दौर के लिटरेचर को देखा है जब हिटलर, गोरिंग, हिमलर, गोबल्स, पैपन के बारे में के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता था, एक शब्द नहीं। उनकी बातें ब्रह्म वाक्य थी। और आज वो दौर है, उसी मुल्क में कोई इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है कि कभी इस मुल्क में ये लोग भी हुआ करते थे। हो सकता है इसमें बहुत देर हो, लेकिन उस देरी में हो सकता मैं ना हूं, लेकिन मुझको लगता है कि एक लड़ाई का एक जज्बा बरकरार रखना होगा, बिना बंटवारे के। आपस में बंटवारे की हर जो सिमत में बांटने की कोशिश हो रही है, उसको हम सबको समझना होगा। हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण? जो छात्र हैं, रोजगार और एक आजादी। मैं सबसे महत्वपूर्ण आजादी है जो मैं हमेशा कहता हूं, कहीं पढ़ा था, फ्रीडम टू बी एंड फ्रीडम टू बिकम। ये दो मौलिक चीजें हैं। हमारे मुल्क में कई लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट पे बहुत लिखा, अच्छा लगा। रोहित वेमुला जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट नहीं था अपना क्या? था या नहीं? ये सवाल हम नहीं पूछते। व्हाइट मेन्स प्रिविलेज पे हम सवाल करेंगे, लेकिन अपने यहां के प्रिविलेज के व्याकरण को हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बेईमानी है, सामूहिक बेईमानी है, ये समाज की बेईमानी है। मैं इसको सिर्फ सरकार पे नहीं छोड़, एक बीमारी है इस बेईमानी से उपजी। हम बहुत शिद्दत से बात करेंगे जॉर्ज फ्लॉयड की, लेकिन अपने यहां कोई दलित, आदिवासी, कोई पिछड़ा या फिर कोई गरीब, जैसे प्रवासी मजदूर को ही देख लीजिए, कमोबेश हमने उसको स्पेक्टिकल के रूप में देखा, जो 68 के फ्रेंच स्टूडेंट मूवमेंट में बहुत पॉपुलर हुआ। तमाशा, एक तस्वीर आई, बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन देखिए फिर प्रवासी मजदूर कैसे विमर्श से गायब हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी अब जाकर के एक्नॉलेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब आप पहला लॉकडाउन अनाउंस कर रहे थे, कभी आपने सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी, स्टे होम एंड स्टे सेफ हम जब कहते हैं तो ये सिर्फ उच्च वर्गीय अवधारणा नहीं है। होम को समझने के लिए मैं समझता हूं कि एक संवेदनशीलता की जरूरत होती है। घर टाट का हो, फूस का हो, एस्बेस्टस का हो, या सिर्फ छालों से बना हुआ हो, घर एक साइकोलॉजिकल स्पेस है। तो अगर दिल्ली लुटियंस में या गुड़गांव या नोएडा के बड़े बड़े मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए अगर ये महत्वपूर्ण है, तो उतना ही महत्वपूर्ण है उस गरीब प्रवासी मजदूर के लिए जो गुड़गांव में 10 बाय 10 में 20 लोग रहते थे।
कैसे हम मान लें कि स्टे होम स्टे सेफ, उसके बाद फिजिकल डिस्टेंस, प्रधानमंत्री जी का शब्द प्यारा है सोशल डिस्टेंस, हालांकि इस मुल्क में वैसे ही सामाजिक दूरी बहुत है, तो बार बार अगर कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस कहा गया है तो लोग इसको अपने तरह से इंटरप्रेट करके समाज में फिर वही पुराना हो सकता है मध्ययुगीन व्याकरण लाने की। डेमोक्रेसी क्वारंटाइन में ना चली जाए, इंडिविजुअल क्वारंटाइन कोरोना पॉजिटिव हुए समय डेमोक्रेसी को भी क्वारंटाइन में भेजने की एक एक चीज मैं देख रहा हूं, और उसका प्रतिकार आप सबको करना होगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के वश का नहीं है सर, ये छात्र युवाओं को ही करना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट में नहीं होती है सर, या लेजिस्लेचर में नहीं होती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा नॉर्मेटिव बिहेवियर है जो हमारी जातीय जिंदगी से, हमारे घर से निकल करके हमारे स्कूल कॉलेज सड़क चौक चौराहों तक में उसका उसके लिए आपको लगातार लड़ना होगा, क्योंकि अगर चौक चौराहों से डेमोक्रेसी निकल जाएगी तो संसद से निकलना उसके लिए और भी आसान होगा। तो एक जो कोरोना काल में मुझे डर है, एक तो उसके अलावा जो मैंने पहले भी कहा, वर्किंग क्लास को लेकर के हम सबको देखने की जरूरत है कि एक बार फिर से अपने मॉडल को, मैं समझता हूं कि शायद हम अगर इससे निकलें, हम सब बैठ करके एक दबाव समूह बनाने की, प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश करें कि किस प्रकार अपनी जो आर्थिक प्रस्थापनाएं मॉडल जो हमने 90 के दशक से लिया, आप लोग में से दो बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, सड़कों पर उतर करके हम नवोदारवाद का विरोध करने आए, और कैसे एक धीरे 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 ये उपभोग और बाकी चीजों के माध्यम से इसने हमारी जिंदगी को बिल्कुल का बिल्कुल बदल करके रख दिया है। छोटा उदाहरण देता हूं, स्वास्थ्य में अक्सर हमने बात की बीते दिनों, बाजार के समक्ष स्वास्थ्य का पूरा मॉडल। आप पूरे देश में देखिए, कोरोना में सबसे बड़ी सहायक के रूप में सहायता आपको मिली है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो उसे हमें मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा, एजुकेशन, जिसको लेकर के जेएनयू को लेकर के तो बहुत ही होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हाल में फिर रैंकिंग आई, तो फिर वही मंत्री महोदय, वही लोग जो ना जाने कितनी चीजें जेएनयू के बारे में कहते हैं, अचानक से उन्होंने बधाई देनी शुरू की, तो मुझे लगा चलो एक एंटी नेशनल साइट के प्रति फिर से अगर इतनी संवेदना आपके अंदर जन्म ले रही है। राइट टू प्रोटेस्ट का क्रिमिनलाइजेशन ये हम सबको परेशान करता है, ये अगर हम बचा पाए तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात होगी। एक और जो कोरोना काल में चीज हुई है, विलिफिकेशन ऑफ अपोजिशन, और मैं सिर्फ अपोजिशन पार्टी के संदर्भ में नहीं कह रहा, क्योंकि अपोजिशन is not always about the parliamentary opposition or the legislative opposition. Opposition is about all those ideas which challenge the dominant normative framework of the ruling class. तो जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो आपका विलिफिकेशन अगर होता है तो लड़ाई और दुष्कर और मुश्किल हो जाती है। और बाकी चीज क्या कहूं, अकाउंट आप अगर देखें, स्टेट की विजिबिलिटी कोर्सिव फॉर्म में ज्यादा बढ़ी। स्टेट, लास्की कहते हैं कि स्टेट की बहुत जरूरत है, हाँ स्टेट की जरूरत है। पहली बात तो ये फर्क रखें कि स्टेट और नेशन दो अलग चीज है। स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, तीसरी तीन अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब क्या है कि स्टेट का एक केयर मैकेनिज्म भी होता है, एक केयर फ्रेमवर्क होता है। वो फ्रेमवर्क मैं समझता हूं पहले भी बहुत वीक हालात में था, और वो केयर फ्रेमवर्क इज एक्चुअली मूविंग अवे। तो कोर्सिव स्टेट दिख रहा है। अब आप देखिए कोर्सिव स्टेट का क्या होता है, एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। मैंने दंगों को बहुत कवर किया है, मेरी पीएचडी भी उसी पे है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि दंगे में अगर कोई एक्यूज्ड है, पहली बात तो अभी प्रूव नहीं हुआ, लेयर है ना जुडिशियरी का, ट्रायल कोर्ट होगा, फिर उससे बड़ा कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आप रिकवर कर रहे हैं 20 लाख 25 लाख। ये पुराने जमाने में होता था राजा महाराजा के काल में, कि पड़ोसी राजा आया, उसने यहां झंडा गाड़ा, लोगों से पैसे वसूले और चला गया। रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी का एक मेजर फाउंडेशन, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। आप अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, मैं अभी ताजा उदाहरण यहीं का देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश का, और दिल्ली में भी देख रहा हूं। दिल्ली में तो आप सब देख रहे हैं
उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, पूरे देश को हम देख रहे हैं। अभी हमने वहां टुटीकोरिन में देखा कि क्या हुआ। वो अपने आप में पूरे हम सबको, जॉर्ज फ्लॉयड अगर आपको अचानक से उद्वेलित करता है, जो कि बहुत, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन अगर जॉर्ज फ्लॉयड आपको उद्वेलित करता है तो फेलिक्स क्यों नहीं उद्वेलित कर रहा है? टुटीकोरिन की घटना क्यों नहीं? यानी कि हमने तय कर लिया है कि हमारा समाज को देखने का, जो मैंने पहले कहा, और नजरिया और आज के नजरिए में फर्क है। एक आखिरी टिप्पणी मैं करूंगा कि जो आप सबको अब देखने की जरूरत है कि हमारे समक्ष जिस प्रकार की दिक्कतें आई हैं, दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी अब है। मैं सरहद की बात नहीं करता, वो अलग मसला है। देश में क्लासेस कैसे लेंगे उसकी कोई चिंता है कि नहीं? एमफिल पीएचडी का क्या होगा उसकी कोई चिंता है कि नहीं? कोरोना के दौरान जो चीज तब्दीलियां आई हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था सरकार कर सकती है कि सर्वाइवल एक फेलोशिप टाइप जिन लोगों को उपलब्ध नहीं है उनके लिए उपलब्ध कराया जाए? इस तरह की बहुत सारी चीजें, लेकिन ये चीजें होंगी कैसे? हम कहां बात करेंगे? हम किससे बात करेंगे? हमारे लिए स्पेस कौन सा है? वो स्पेस कैसे क्रिएट हो, इस सवाल पे मैं आप लोगों को छोड़ता हूं। क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूं, मैं खुद भी बहुत परेशान रहता हूं इन चीजों को लेकर के, क्योंकि बहुत आसान है, आपने कुछ पूछ दिया तो आपको कहेंगे कि आप एक छोटी चीज, कई दफा और भी हम लोग आपस में थोड़ी विसंगति हो जाती है। मैं यहां इसलिए कह रहा हूं, मेरे पीछे एक तस्वीर है, यहाँ बाबा साहब हैं, जवाहरलाल जी हैं, यहाँ बापू हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इतने ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन थे इनके बीच में, ये तीनों एक फ्रेम में आपके साथ कैसे? जब देश का फ्रेम टूटने लगे ना, तो आपको जरूरत होती है कि थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ भी थोड़ा थोड़ा सबसे, और मैं एक बात कई दफा कह चुका हूं और यहां मैं खत्म करूंगा, ये हम सबको समझना चाहिए। कल्पना करिए, काउंटर फैक्चुअल का जमाना है, प्रधानमंत्री जी भी खूब कल्पना करते हैं, ऐसा ना हुआ होता, वैसा हुआ होता तो क्या हुआ होता। तो मैं कहूं कि अगर आज महात्मा गांधी वापस आए, शायद ही विल बी द फर्स्ट वन टू टेल बाबा साहब, आई कमिटेड अ ब्लंडर ऑन पूना पैक्ट, लेट्स सिट डाउन। भीम, यू वर राइट, तुम सही थे, मैं गलत था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।